Before Macaulay introduced the British system here, भारत में क्या थी शिक्षा की व्यवस्था? आपने जाति व्यवस्था का भी जिक्र किया, इसलिए it is important in that context also. In 1813, 1813 में the Britishers did land reforms, और लैंड रिफॉर्म करने से जो भी जमीन किसी के नाम की नहीं थी वो सरकार की कर दी उन्होंने, ईस्ट इंडिया कंपनी की कर दी. सो एट दैट टाइम इंडियन फॉरेस्ट एक्ट भी बना, तो फॉरेस्ट ऑल्सो बिकेम सरकारी. और आजकल जिसको रेवेन्यू लैंड, नजूल लैंड, ऐसे जो शब्द प्रयोग होते हैं अलग अलग राज्यों में, दैट कंसेप्ट स्टार्टेड इन 1813. और उसका सबसे बड़ा गड़बड़ हुआ हमारी एजुकेशन सिस्टम पे, क्योंकि हमारी एजुकेशन सिस्टम शासन मुक्त थी. इट वॉज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया वाई इट प्रॉस्पर्ड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स डिस्पाइट बख्तियार खिलजी एंड डिस्पाइट औरंगजेब एंड डिस्पाइट ऑल दोज इन्वेशंस. Why it is still living? उसका एक कारण था, it was not dependent on the government. कौन राज्य कर रहा है उस पर निर्भर नहीं था. It was self sufficient because society sustained it. समाज पोषित थी, और वो समाज पोषण का एक तरीका था कि समाज उनको जमीन दे देता था. जैसे नालंदा विश्वविद्यालय जो था, तो आसपास के 24 गांवों का लगान नालंदा को अशोक ने लिख दिया था. तो नालंदा को 24 गांवों का लगान मिलता था, तो 24 गांवों का पूरा रेवेन्यू कलेक्शन अपने आप नालंदा यूनिवर्सिटी में जाता था. सो देयर वाज नो ग्रांट, अनुदान नहीं था, दान था. क्योंकि अनुदान के साथ में कंडीशंस आता है. सो उस कारण पूरे भारत में वो था. तो 1813 में जब ये हुआ तो हमारे विद्यालयों की, मंदिरों की जमीन सरकारी हो गई. एंड दे स्टार्टेड स्टार्विंग गुरुकुलास और पाठशाला. तो उन्होंने पत्र लिखने शुरू किए प्रिवी काउंसिल को, ब्रिटिश सरकार को. तो ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को लगाया, ये क्या कर रहे हो आप, सारे गड़बड़ हो जाएगी, वहाँ आंदोलन हो जाएगा. सो मैकॉले वाज द लीगल एडवाइजर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, वकील था वो. उसको बुलाया कि क्या करना है. तो उसको मैकॉले ने कहा कि कितने स्कूल है ये तो बताओ. सो फ्रॉम 1819 टू 1830, during those 11 years there was a complete census of education in India. सर्वे किया गया, एजुकेशनल सर्वे ऑफ इंडिया नाम से आप गूगल करेंगे आपको मिल जाएगा. अलग अलग लोगों ने किया. थॉमस मुनरो ने दक्षिण में किया, विलियम लिटनर ने पंजाब प्रोविंस में किया, विलियम बेल ने बंगाल प्रोविंस में, जिसमें आसाम बर्मा सब आते थे उस समय, कलकत्ता प्रेसिडेंसी में किया, और विलियम एडम्स ने बॉम्बे प्रेसिडेंसी में किया. ब्रिटिशर्स डिड इट थ्रू देयर रेवेन्यू ऑफिसर्स, जिसको आजकल हम पटवारी कहते हैं, पटवारी के माध्यम से किया. एंड देन इट्स एन आई ओपनर. 1823 का रिपोर्ट बताता है, इट वेंट अप टू 1830 ऑल्सो. कुछ रिपोर्ट बाद में आई, विलियम लिटनर की 26 में आई, और कुछ रिपोर्ट 1830 में पूरी हुई पूरे भारत की. लेकिन 1823 में बल्क वॉज पब्लिश्ड. सो एजुकेशनल सर्वे ऑफ इंडिया 1823 सर्च करेंगे आपको archives.org पे पूरा उसका रिपोर्ट मिल जाएगी. वो ब्रिटिश की रिपोर्ट बताती है 100% literacy. Every caste was getting education in this country before Britishers took over the education. ये जो हमारे कुछ जातियों को uneducated, illiterate किया गया, that is the British conspiracy. That was never done by the Brahmins or anybody in this country. ये ब्रिटिश चार्ट है, उनके सर्वे में चार्ट है, कितने ब्राह्मण, कितने क्षत्रिय, कितने वैश्य, कितने शूद्र, शिक्षक और विद्यार्थी दोनों. शूद्रों में शिक्षक भी थे, राइट फ्रॉम 7% टू 27% टीचर्स वेर फ्रॉम शूद्र कम्युनिटी. ये अंग्रेजों का सर्वेक्षण है. 27% आज भी आपको रिजर्वेशन देना पड़ रहा है, वहां बिना रिजर्वेशन 27% थे. और स्टूडेंट्स में तो 70% तक था. चिकमंगलुर इन तमिलनाडु हैड 70% शूद्र पॉपुलेशन इन दी स्टूडेंट्स. ये वो सर्वे आप कभी पढ़िएगा. महात्मा गांधी के शिष्य थे धर्मपाल, धर्मपाल ने पुस्तक लिखी है ब्यूटीफुल ट्री. ब्यूटीफुल ट्री, क्योंकि महात्मा गांधी ने ये शब्द प्रयोग किया था, ब्यूटीफुल ट्री ऑफ एजुकेशन इन दिस कंट्री. तो ब्रिटिशों ने 1835 के एक्ट में नियम बनाया कि हमारी, मतलब शासन की परमिशन के बिना, मान्यता के बिना आप अपने घर में भी नहीं पढ़ा सकते. सैडली दैट एक्ट इज इवन टुडे इन फंक्शन. और इसलिए कभी कोचिंग क्लासेस पे सरकार को जब कार्रवाई करनी होती है तो उसी कानून का उपयोग करते हैं जो मैकॉले का लिखा हुआ कानून है. और फिर उन्होंने धीरे धीरे परमिशन देना बंद कर दिया, धीरे धीरे गुरुकुल बंद किए. ये अपने आप बंद नहीं हुए, ये पूरी साजिश के तहत बंद किए गए. उन्होंने कहा कि केवल ब्राह्मणों को एडमिशन दो और केवल अपनी स्कूल चलाओ, ये गुरुकुलों को मान्यता देना बंद करो.
तो ये जो आज 10,000 से ऊपर गुरुकुल बचे हैं ना, वो बिना मान्यता के बचे हुए हैं, आज भी बिना मान्यता के। आज भी गुरुकुल के बच्चे को एडमिशन देने में दिक्कत जाती है, आज भी उसको NIO इसमें जाकर के परीक्षा देनी पड़ती है। जबकि नेपाल में हमारा वो कभी ब्रिटिशों के अधीन नहीं रहा। 29 साल पहले तक नेपाल में सारा एजुकेशन गुरुकुल में होता था। ये अभी जो मॉडर्न एजुकेशन तो था कहते 29 साल पहले आया। तो JNU में आते थे, BHU में आते थे, नेपाल के सारे राजनेता यहाँ पढ़े हुए हैं। भट्टराई यहाँ पढ़ा हुआ है, प्रचंड यहाँ पढ़ा हुआ है, JNU में पढ़ा प्रचंड, वो BHU में पढ़ा, अभी जो प्रधानमंत्री है वो देवबा, वो BHU में पढ़ा हुआ है। उसको BHU में एडमिशन गुरुकुल के सर्टिफिकेट में मिला था। नेपाल में गुरुकुल का सर्टिफिकेट इज अलाउड एज अ स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। अभी NEP के बाद हम भारत में भी करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं था। हम तो कह रहे मान्यता की क्या जरूरत है। आज IIT के कैसे चलता था, फिर पैसा कैसे चलता था, तो दशांश दान देते थे। ऑल एलिमनी ऑफ द गुरुकुला विल डोनेट 10% टू द गुरुकुला आजीवन। अब आप सोचो, IIT गुवाहाटी का सारा एलुमिनी उनके पैकेज का 10% IIT गुवाहाटी को दान देने लगे। सरकारी दान की जरूरत है क्या अनुदान की? दैट इज हाउ अ सेल्फ सफिशिएंट सिस्टम वाज क्रिएटेड, अ सस्टेनेबल सिस्टम वाज क्रिएटेड इन दिस कंट्री। ब्रिटिशर्स कट द रूट्स ऑफ दैट ट्री। गांधी जी के शब्द है, उन्होंने चैथम हाउस में वो भाषण दिया था 1932 में, जिसमें गांधी जी ने ये शब्द प्रयोग किए थे, यू ब्रिटिशर्स uprooted the roots of the beautiful tree of education in my country and left the roots unattended। उन्होंने उसका वो आर्थिक स्रोत खत्म करके, समाज पोषण खत्म करके, जाति के नाम पर लोगों को बांट करके, डिवाइड एंड रूल करके, जो समाज एक साथ आकर के जो उन सिस्टम को पालता था वो खत्म किया। दैट इज हाउ इट वाज डिस्ट्रॉयड। जैसे मैंने कहा, उन लोहारों को हाथ काट दिए, उन भट्टियों को तोड़ा गया, सो दैट देयर फाउंड्रीज विल सर्वाइव हियर। उन टेक्सटाइल में इतने अद्भुत कलाकारी, देखो ना, ये आज हमारे घर घर में महिलाएं यहाँ पर आसाम में करती है ना। वो अरुणाचल में मैं गया, ईच ट्राइब हैज गॉट इट्स ओन ट्रेडिशन। नागालैंड में ईच ट्राइब हैज गॉट इट्स ओन टेक्सटाइल। ये सारे भारत में था, झारखंड में था, छत्तीसगढ़ में था, महाराष्ट्र में था, पंजाब में था, एवरीवेयर। ब्रिटिशर्स मैनचेस्टर का कॉटन बेचने के लिए उन सब लूम्स को खत्म किए, तोड़े। इट वॉज अ कंप्लीट एक्ट ऑफ वैंडलिज्म, एंड दैट इज इंटेलेक्चुअल वैंडलिज्म, academic vandalism, which is still going on. आज भी it is going on, even after 75 years of independence। उसके बाद भी भारत में वो intellectual vandalism वैसे ही चल रहा है। और हर जगह पर अपनी बात तर्क सिद्ध होते हुए, वेल डॉक्यूमेंटेड होते हुए, एविडेंस के साथ होते हुए भी, it will always be challenged by our own people। that is intellectual vandalism। उसको आपको सामना करना पड़ेगा IKS को चलाते समय। There will be objection from people who know nothing about it। They will object saying that what you are saying is not correct, without any research।